बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इमरान अब्बास एक दफ़ा फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल से आपसे मुखातिब। आप जानते हैं कि आज टीवी पे बारान रहमत का ये सेगमेंट ख़ास तौर पे आपके लिए इस मुल्क से पेश किया जाता है। बहुत मुश्किल हुआ ये सेटअप करना, यहाँ सारे एक्टर्स को अरेंज करना, उनसे इंटरव्यू को कंडक्ट करवाना। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने चैनल का, अपने प्रोड्यूसर का, अपने डायरेक्टर का एंड स्पेशली माय को होस्ट रीमा जी। आपकी कांस्टेंट सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और इस सेगमेंट का इतना इंतज़ार किया जाता है और बारान रहमत को आपने इतना ज़्यादा पसंद किया। यहाँ मौसम की बहुत ज़्यादा सख्ती, बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा हवाएं और बारिश और ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की सिर्फ़ आपकी मोहब्बत के लिए, क्योंकि आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से वो सारे ड्रामे जो दिखाए गए पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर, टर्किश ड्रामे जिनमें बहुत सारे एक्टर्स मकबूल हुए, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। आपकी यही ख्वाहिश मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इन सारे एक्टर्स को यहाँ बुलाया जाए इस सेट पे और आपसे इनकी बातचीत करवाई जाए। आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे बात शुरू करने से पहले मैं एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है और इसमें एक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 अलामतों के बारे में बताया। पहली अलामत यह है कि जब वो बोलता है, जब बात करता है तो वो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता, और जब उसे कोई अमानत दी जाती है तो वो उसमें ख़यानत करता है। अच्छा, ये अमानत जो होती है ये सिर्फ माली अमानत की बात नहीं हो रही। आप किसी को कोई बात बताते हैं, कोई अपना राज शेयर करते हैं, और अगर आप उस राज में बदयानती करें, आप वो राज किसी और से शेयर करें, कोई आपको दोस्त, आपका प्यारा, आपका अपना या कोई भी अजनबी अगर आपको कोई बात बताता है और वो इस मान के साथ और भरोसे के साथ आपसे बात करता है कि आप वो बात किसी और को नहीं बताएंगे, तो ये एक अमानत है। उस बात को अपने तक रखिए, क्योंकि अल्लाह जिस तरह हम सब बंदों की क़यामत के रोज़ पर्दा पोशी करेगा, हमें भी अपने दोस्तों की, अपने अपने प्यारों की, अपने आसपास के लोगों की उसी तरह पर्दा पोशी करनी चाहिए। उनके ऐबों पे पर्दा रखना चाहिए। हम क्योंकि ख़ुद इंसान हैं, हम खुद गलतियाँ करते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़ताओं से भरी पड़ी है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है, और जो परफेक्शन का लफ्ज़ है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को सज़ावार है। इसलिए हम सब एक दूसरे की ऐब जोई से जितना ज़्यादा बच सकते हैं बचें, और जितना ज़्यादा एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा रख सकते हैं उसे हमें रखना चाहिए। जनाब, ये तो हो गई आज की अच्छी बात, और अब हम चलेंगे एक मुलाकात की तरफ, जो कि एक बहुत प्यारे, बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबरू और बहुत ही हैंडसम एक्टर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत पसंद आए, अर्तुगरुल गाज़ी में। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप, वापस आते हैं और हम इनसे मुलाकात करते हैं। आज बारानी रहमत के मेहमान हैं मली ओजवान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी में समसा का किरदार निभाया। ये किरदार तुर्की समेत दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ। मली ने कई फिल्म्स, ड्रामों में काम किया, लेकिन अर्तुगरुल इनकी कामयाबी का जरिया बन गया। इन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया कि अर्तुगरुल में काम करना इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं। ये जानेंगे आज मली से, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, हम वापस आ गए। हवाएं तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे साथ जो इस वक्त एक्टर बैठे हैं वो भी ऐसे हैं जिनको देख के हवाएं तेज़ हो जाती हैं। हमारे साथ बैठे हैं जी मली ओज़वान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी में समसा का कैरेक्टर प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी, शुक्रिया, नवाज़िश बहुत-बहुत। कैसे हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे पास आए, और आपके सारे पाकिस्तान में जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो बहुत मुंतज़र थे कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि मैं यहाँ इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे टर्किश एक्टर्स का। तो मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की कि मैं मली ओज़वान का इंटरव्यू करूँ। तो कैसा लग रहा है आपको इस पाकिस्तानी चैनल पर पहली दफ़ा इंटरव्यू देना? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और उसके साथ-साथ आपका जो सवाल है उस पे कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी होती है जब इंसान को दूसरे ममालिक से भी लोग सराहते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वेलकम। ये अर्तुगरुल गाज़ी में जो आपका कैरेक्टर था, ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, क्योंकि आपने अर्तुगरुल की जो सिपह सालार जो पूरा का पूरा जो उसकी फ़ौज थी उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे।
कैसा लगा ये रोल मिलना, इसको प्ले करना, इतनी बड़ी टीम का हिस्सा बनना और उसके बाद इतनी बड़ी सक्सेस जो कि सिर्फ टर्की तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और नेटफ्लिक्स के थ्रू और जितने चैनल्स पे दिखाया गया उसके थ्रू ये पूरी दुनिया में फैल गई. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस तरह का रोल प्ले करके बहुत अच्छा लगा, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी भी एक्टर की ज़िंदगी में कभी कभी आती है. मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा रोल प्ले करने का मौका मिला, और इसके साथ साथ लोगों का जो मुझे इतना प्यार मिला, लोगों ने जितना चाहा, वो सब कुछ देखकर मुझे फ़ख्र महसूस होता है. मलीस सामसा का रोल जो था उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो सिर्फ वर्बल एक्टिंग नहीं थी बल्कि उसमें एक फ़िज़िकल आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपने दिखानी थी. आपने फ़िज़िकल बहुत सारे ऐसे काम करने थे जिसमें हॉर्स राइडिंग थी, जिसमें नेज़ाबाजी थी, जिसमें तलवार चलाना था, जिसमें सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे. उसके लिए एक एक्टर को एक्स्ट्रॉर्डनरी टफ होना पड़ता है. सर्दी में, गर्मी में, हर तरह के मौसमों में आपको ये सारा काम करना पड़ता है. कितनी मुश्किलात पेश आई इस रोल को करने की, और इस पूरे प्रोसेस में आप किन किन तकलीफ़ों से गुजरे? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. और ऐसा रोल प्ले करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, और देखा जाए तो उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही थी, जिसमें काम करना आसान नहीं था और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. उसकी वजह कॉस्ट्यूम भी थी, क्योंकि आप जब कैरेक्टर के साथ हो तो आपको वही कॉस्ट्यूम यूज़ करना है, तो मौसम का फिर लिहाज नहीं किया जाता, और एक्शन सीन्स में ज़्यादा मुश्किलात होती थी. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऐसा रोल एक यादगार रोल होता है और बड़ा ख़ास रोल प्ले करता है वो आपकी ज़िंदगी में. और मेरे कैरेक्टर की बात की जाए तो मुझे बहुत पसंद था, और उसकी बाद में मुझे पजीराई जब मिलना शुरू हुई, जब लोगों ने उसको तारीफ़ें करना शुरू की, तो मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ. और ये जब अर्तुगरुल गाजी का शूट शुरू हुआ, और उससे 3 महीने पहले उन्होंने हमें ट्रेन करना शुरू कर दिया था, और उस ट्रेनिंग में हमारी बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी, और उसमें घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी. और एक और बड़े मज़े की बात, जब मैं शूट पे वो करता था, मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे फ़ोन करते थे कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं उनसे कहता था कि आजकल मैं बंदे मारता फिर रहा हूँ. तो बड़ी फ़नी सिचुएशन हो जाती. ये जो आपका कॉस्ट्यूम था, ये किस चीज़ का बना होता था? ये क्या ये लेदर, ओरिजिनल लेदर होता था जिसका, या ये कोई सिंथेटिक मटेरियल था? क्योंकि लेदर का अगर होता तो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और उसमें तो गर्मी में आपने किस तरह इसको पहना? और सर्दियों में तो चलें गुजारा हो जाता होगा, लेकिन गर्मियाँ इतनी ज़्यादा, आपको सारी फिजिकल एक्टिविटी और उसका वेट इटसेल्फ एक बहुत भारी वजन याद का करवा दिया आपने. बिल्कुल ऐसे ही होता था. जब हम अपना कॉस्ट्यूम उतारते थे तो हमें खुद भी महसूस होता था कि अंदर से धुएं निकल रहे होते थे. तो ये यकीनन लेदर का ही था और काफ़ी गर्म था. उसकी वजह एक ये भी थी कि आप नीचे एक ड्रेस पहनते थे, फिर उसके ऊपर ये लेदर का कॉस्ट्यूम पहनते थे, फिर उसके ऊपर ज़रा बख्तर होता था, तो ये तकरीबन 5 केजी तक तो बन जाता होगा. इतना वज़न है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद उससे ज़्यादा ही होता था. यकीन कीजिए कि शूटिंग के बाद हम वाकई थकन महसूस करते थे. हमें पता लगता था कि हमने काम किया है. लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सीरियल की मेकिंग के बारे में, और ये किस तरह बना, और इसमें सारा का सारा प्रोसेस, इसका वार्डरोब, इसका मेकअप, इसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा थी इसकी. कितने ज़्यादा आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट होते थे? इसलिए कि इन सब एक्टर्स को इनका वार्डरोब, इनका मेकअप करना, इनकी दाढ़ी लगाना, बाल बनाना, इसमें कितनी बड़ी टीम इन्वॉल्व थी, क्योंकि इतना बड़ा जब आप फौज दिखाएं और इतना बड़ा लोगों का लश्कर दिखाएं, तो हर एक्टर मेकअप मांग रहा है, हर एक्टर के बाल सही होने हैं, हर एक्टर के ऊपर काम होना है. सो इट शुड बी अ ह्यूज टीम ऑफ मेकअप आर्टिस्ट बिहाइंड. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. ये बिल्कुल आसान नहीं था. इसका प्रिपरेशन टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और बहुत बड़ी टीम थी हमारी जो इसको लेकर चल रही थी इस पूरे शूट में हमारे साथ. और तकरीबन 500 लोग. 500 वो लोग जो कैमरे के सामने थे या जो कैमरे के पीछे? जी 500 लोग जो हमारी टीम का हिस्सा थे, जो एक्टर्स को सपोर्ट करते थे, जो बिहाइंड द कैमरा और सब चीज़ें कर रहे होते थे. तो टाइम टेकिंग था सब कुछ, बहुत टाइम टेकिंग था, और सब लोगों की मेहनत है. मिली, इसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं बिसाइड्स एक्टिंग? आप पेंटिंग करते हैं?
मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 1.5 साल से तो हम कोविड के होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, मुझे पेंटिंग का शौक़ है, मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग का बहुत शौक़ है, बल्कि मुझे बुक रीडिंग का भी बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि मैं इन्हीं चीज़ों में सुकून महसूस करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छी लगती हैं, और ये मेरी हॉबीज़ कह सकते हैं आप। वैसे भी इंसान जो दिल को अच्छा लगे वो करे तो दिन अच्छा गुजरता है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। कि मली आपने आपने एक्टिंग शुरू की जब आप तकरीबन 20 साल के थे। इट्स बिन 10 इयर्स नाउ यू बिन एक्टिंग। 20 साल बिल्कुल आपकी आप समझ लें कि टीन से आप निकल रहे होते हैं, आप और आपकी यूथ होती है। बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के अपने भी और पेरेंट्स के भी, कि माँ बाप चाह रहे होते हैं कि बच्चा कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या पायलट बने, कन्वेंशनल जो एक सोच होती है पेरेंट्स की। और इंसान की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि वो करे जो कि उसकी मर्ज़ी होती है। सो यही आपकी ख्वाहिश थी हमेशा से करने की? बचपन से आपने ये सोचा था कि आप एक्टर बनेंगे, और आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि आप क्या बने और आप फिर एक्टर बन गए? मेरे पेरेंट्स जो चाहते थे वो ये कि मैं इंजीनियर बनूं। जैसे कि हर पेरेंट्स की अपनी क्लासिक ख्वाहिश होती है, वैसी थी। तो मैं वो नहीं बन सका जो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो थिएटर एक्टिंग में कंप्लीट की। और मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, तो शायद इसी वजह से तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा बहन भाई कितने हैं? जी, मेरी एक ही सिस्टर है मेरे साथ। अच्छा, तो वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक है या वो भी आना चाहती हैं मीडिया में? नहीं, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। वो एक्चुअली एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म है, उसमें काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो नहीं आना चाहेंगी। पाकिस्तान से इतनी बड़ी फ़ैन बेस एकदम मिल जाना अनएक्सपेक्टेडली, बाज़ दफ़ा हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कोई चीज़ कितनी बड़ी हिट हो जाएगी, कोई प्रोजेक्ट हमारा कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे किसी ऐसे मुल्क से जिससे आपका ताल्लुक़ ना हो, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से इतना बड़ा फ़ैन बेस मिल जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा था? और डेफिनेटली एक और प्रॉब्लम तो ये होता होगा कि ज़बान का मसला है कि उर्दू बोलते हैं या वहाँ अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करते हैं और आप टर्किश बोलते हैं, तो ये बैरियर किस तरह क्रॉस होता है? जी बिल्कुल, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मशहूर हो जाएगा, इतना फेमस हो जाएगा, और पूरी दुनिया में इतना फेमस हो जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान में। अब देखें कि पूरी दुनिया में बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी ये जब ऑन एयर हुआ तो हमें तब भी अंदाज़ा नहीं था, और ये पाकिस्तान से पहले वहाँ ऑन एयर हो चुका है, और हमें इस पे लोगों का प्यार मिलता रहा, कभी सोशल मीडिया पे, कभी इंस्टाग्राम पे, और इन सब चीज़ों पे लोगों ने हमें मैसेजेस किए। और लैंग्वेज बैरियर होता है लेकिन मैनेज हो जाता है। लेकिन अब तो चले वो गूगल ट्रांसलेटर है कि अब आप साथ साथ लिख के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई आप डीएम्स पढ़ते हैं अपने डायरेक्ट मैसेजेस जो आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, या कमेंट्स आप सारे पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं अपने फैंस को? जी बिल्कुल, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता कि सोशल मीडिया पे जाके आप इतना उस रिप्लाई कर सके, क्योंकि बहुत से मैसेजेस होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, उनको उनकी जो इतनी मोहब्बत है उसको रिप्लाई दिया जाए। और ये मेरी कोशिश रहती है, मैं जब भी फ्री टाइम में बैठता हूँ तो मैं अपना फ़ोन लिए, और कोशिश होती है कि सब लोगों को रिप्लाई करूँ, सबको नहीं तो चंद एक को जो मैं कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँ। एक आर्टिस्ट या एक क्रिएटिव इंसान जो होता है वो मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत ज़रूर होती है, और मोहब्बत में जब नाकामी होती है तो फिर वो एक और लेवल पे पहुंचता है, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और निखरती है। मुझे लगता है आर्ट्स और ज़्यादा खूबसूरत होता है। आपकी चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, एक्टिंग हो, एनी फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो बेहतर होती है। मुझे लगता है कि इस मरहले से गुजरने, मोहब्बत में नाकामी या मोहब्बत इट्सेल्फ या इश्क जो है वो आपको एक और मंजिल पे लेके जाता है। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप इस प्रोसेस से गुजरे? जी बिल्कुल, ऐसा प्रोसेस हुआ मेरे साथ भी, और मैं इससे गुजरा हूँ। लोगों की जब मोहब्बत मिलती है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग मिलते हैं,
लोग आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है कि आपने जो काम किया लोगों को पसंद आया और लोग अपनी नहीं नहीं, मोहब्बत मेरा का इजहार आपसे मैं फैंस की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार या आपने किसी के लिए कुछ कुछ ऐसा महसूस किया जिससे आपको लगा कि हाँ इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो कामयाबी हुई उसमें या नाकामी हुई या वो सिलसिला चल रहा है? जी मैं काफ़ी यंग एज में था जब मुझे मोहब्बत हुई और सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन 8 साल से हम लोग अब साथ ही में हैं। मुझे वही मिला जिससे मुझे मोहब्बत हुई। चलो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 8 साल से परसिस्टेंटली किसी के साथ हैं, क्योंकि आज कल की जनरेशन में इतनी लंबी जो है वो जो कंपेनियनशिप है वो मुश्किल से मिलती है और रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं। तो एक कामयाब बॉन्डिंग के लिए या एक कामयाब रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या समझते हैं वैली? जी बिल्कुल, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि कंपेनियनशिप में मेरा ख्याल है कि एतमाद या ट्रस्ट, मोहब्बत और रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। तो वैसे भी जब इंसान को मोहब्बत होती है तो वो खुद ब खुद चीज़ों को समझने लगता है, उसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कंपेनियन को, अपने पार्टनर को समझते हो क्योंकि आप दिल से उसे मोहब्बत करते हो, उसके अंदर को जानते हो, तो ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन एक मोहब्बत होती है जिसे हम मजाजी मोहब्बत कहते हैं, जो इंसानों से की जाती है, और एक मोहब्बत होती है जो हकीकी मोहब्बत होती है जो अपने रब से की जाती है। और मुझे लगता है कि इंसानों की मोहब्बत भी एक रास्ता है अल्लाह से मोहब्बत का, क्योंकि वो हर इंसान के दिल में अल्लाह बसता है, हर इंसान के दिल में रब है, और वो भी यही कहता है कि मेरे बंदों से मोहब्बत करो अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो। अल्लाह से आपका रिश्ता कैसा है? व्हाट इज़ योर कनेक्शन विद योर गॉड? which is something which is very private, जो हर किसी के सामने आप बता नहीं सकते हैं. This is something which is very personal and वो आप इंसान का ज़ाती होता है, लेकिन आपका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है अपने रब के ऊपर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और हमें ईमान है हमारा अल्लाह पे, और शायद इंसान अपने और अल्लाह के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका एक बड़ा पर्सनल सा एक रिलेशन होता है अपने खुदा से। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कोई खुशी है, गमी है, तो मुझे इतना मालूम है कि वो एक ज़ात है जिससे मैं कहूँगा तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। Are you a foodie? Like खाने के शौकीन हैं या मीट लवर? मीट की जो डिशेस होती हैं मुझे बहुत पसंद। अच्छा, तो वो जो अर्तुरुल में जो खाना खाया जाता था, वो जो एक पूरे बकरे खा लिए जाते थे, तो क्या उसी तरह वो सब कुछ आपके हिसाब से था मेन्यू आपका? जी जी वो बेहतरीन मेन्यू था, और उसमें तो हम खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाते थे, लेकिन अगर हमें रीशूट ना करना पड़े, रीटेक ना करना पड़े, अगर रीटेक होता था फिर खाना ठंडा हो जाता था ना। पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं, और पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? टर्की का नाम सुनते ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एकदम जहन में आया सोफिया आता है, खूबसूरत बॉस्फोरस रिवर आता है, कैपाडोकिया के हॉट एयर बलून्स आते हैं। एक जनरल इंप्रेशन पाकिस्तान का आपके ऊपर क्या है? मुझे तो पाकिस्तान का नाम जहन में आते ही मुझे चिकन कढ़ाई और बिरयानी जहन में आती है। हमारे यहाँ भी एक बुरयान नामी डिश है, लेकिन वो मीट की डिश होती है, लेकिन वो बिरयानी से मुख्तलिफ है, लेकिन नाम थोड़ा मिलता जुलता है। आपका पुलाव मेरा ख्याल है हमारी बिरयानी से कुछ मिलता जुलता है। जी जी जी, हाँ। जी। अच्छा, ये किसी और एक और भी यहाँ हमारे मेहमान आए थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था, और उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम सुन के कहा था कि मुझे मसाले जहन में आते हैं। तो ये कुछ बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोगों के जहन में खाने आते हैं या मसाले आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आइडेंटिटी कुछ खानों और मसालों से बढ़ के कुछ और ऐसा करें कि लोगों की हमारी सारी दुनिया में रिकग्निशन जो है। आप पाकिस्तान आइए, आपको हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको देख के आप बहुत खुशी होगी। एक तो प्यार, सबसे पहली बात है कि आपको
इस बात का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान में आपको बेतहाशा प्यार मिलेगा। वो तो आपको खैर आइडिया हो ही गया होगा सोशल मीडिया के थ्रू, बट पीपल लव यू इन पाकिस्तान एंड स्पेशली आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्रॉम टर्की, पीपल लव देम। और ये बहुत एक प्यारा रिश्ता है जो पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के बीच में है, और अल्लाह करे कि हमेशा मजबूत रहे और आगे से आगे बढ़ता रहे। किस एक्टर से आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी अर्तुगरुल के पूरे शूट पे, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करके मज़ा आता था? और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप शूट नहीं कर रहे होते तो आप कहते हैं कि चलो मुझे खुशी तो ये है कि एटलीस्ट मेरा वो दोस्त सेट पर होगा तो एटलीस्ट मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन जिसको अपने अंदर रहता है और जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर आसपास लोग कौन है। देखिए अर्तुगरुल गाज़ी के शूट पर सबसे हमारी खुशकिस्मती की सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक फैमिली की तरह काम किया और सब एक दूसरे को जानने लगे और पहले से ज़्यादा करीब हो गए। पहले भी जानते थे लेकिन शूट के बाद एक दूसरे से मोहब्बतें और बढ़ गई, दोस्तियाँ बढ़ गई। दुमरुल हातिम बहुत अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त कह सकते हैं। अच्छा, हातिम का कैरेक्टर क्या था इसमें? दुमरुल एल्ब के नाम से कैरेक्टर था उनका, हातिम का। दुमरो जी। अच्छा, वैसे आप खुद कैसे हैं? किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है? इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या अपने तक ही रखते हैं? और अगर करते हैं तो किससे करते हैं? हु इज़ द फर्स्ट पर्सन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू? आप मुझे कह सकते हो कि मैं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं किसी से, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है कि इंसान बाहर जाए, दोस्तों से मिले, बैठे, गप लगाए, तो ये बस और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी एक्टर की सक्सेस के लिए? और आज के दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है और इंस्टाग्राम और फ़ैन फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें, फेसबुक, ये कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर एन एक्टर टू बी सक्सेसफुल एंड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एक्टर? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एक्टर की लाइफ में सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एक्टर जो काम करता है उसको उसका रिवॉर्ड जो है वो अपने व्यूअर्स की जानिब से, अपने चाहने वालों की जानिब से सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें मिलता है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, और मैं इसे थोड़ा ख्याल से इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच मली फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त दिया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा और इतना प्यार दिया। इसी तरह हम आते रहेंगे, आपसे एक्टर्स को मिलवाते रहेंगे। ये वो सारे एक्टर्स हैं जिनको आप मिलना चाह रहे थे, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, जिनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, और ये भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल हम इसी तरह ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बराने रहमत में आप देखते रहिए ये मुलाकातें, ये प्यार वाली बातें, ये दीन की बातें, ये दिल की बातें, ये सारी बातें चलती रहेंगी। मेरी तरफ से इजाज़त, तुर्की इस्तांबुल से मैं आपसे खुदा हाफिज़ कहूँगा। बराने रहमत में रीमा आपसे वहाँ ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगी। जाते जाते बस एक अच्छा सा कोई पैगाम अपने फैंस को दीजिए और यहाँ से हम इजाज़त लेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान के तमाम लोगों का, तमाम चाहने वालों का, उन व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना सराहा और इतनी मोहब्बत दी, जिसका रिटर्न शायद हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस मोहब्बत का रिटर्न जो है वो किसी और नए अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आकर मैं अदा कर सकूँ। ये जनाब मली अज़वान और इमरान अब्बास की तरफ से आपको खुदा हाफिज़। आप देखते रहिए बराने रहमत आज टीवी पर।